चलिए, हम लोग पॉलिटी का क्लास कर रहे हैं। पॉलिटी का क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में कुछ पढ़ चुके थे और कुछ पढ़ना बाकी है। एक बार हम लोग रिविजन्स वन शॉट में कर लेंगे, फिर उसके बाद जितने बचे हुए मौलिक अधिकार उसके आगे की पढ़ाई करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे संविधान में अनुच्छेद की टोटल संख्या कितनी बताई गई है? टोटल कितना अनुच्छेद है? 395 बताया गया है। दूसरी बात, हमारे संविधान में भागों की संख्या कुल कितनी बताई गई है? 22 भाग बताया गया है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां बताई गई है? 12 बताई गई है। तो उसी संविधान के भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप लोगों को कल क्लास में हमने बता दिया गया था कि मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार किसी राज्य के लिए नहीं होता है, वो किसके लिए होता है? जनता के लिए। किसके लिए होता है? जनता के लिए। जनता पर जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उस समय देश आजाद के पहले हमारे देश की जनताओं ने जितनी अत्याचार और शोषण का सामना किया था, तो वो सामना हमारे देश आजाद होने के बाद ना करना पड़े, इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखा। ठीक है, तो ध्यान में रखा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो मौलिक अधिकार, इससे पहले भी किसी देश में यूज हुआ करता था, तो वो मौलिक अधिकार जो हुआ हमारे जो यूज करते हैं, वो किस देश के संविधान से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताया गया था कि मौलिक अधिकार जो है, क्या है आपका? मौलिक अधिकार को भारत मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा शब्द का जो सर्वप्रथम यूज इंग्लैंड में यूज हुआ था, और मैग्ना कार्टा किस तरह का वर्ड है? एक फ्रांसीसी वर्ड है। यहां तक आपको बता दिए थे। और कुछ वर्ड जैसे बताया गया था कि मौलिक अधिकार जो होता है, हमारे संविधान निर्माताओं ने देश आजाद होने से पहले भी एक अधिवेशन में यूज किया था, और वो अधिवेशन कौन सा था? कराची अधिवेशन। उस कराची अधिवेशन कब यूज हुआ था? 1931 में। 1931 में यूज किया गया था। और इसकी बात रखने वाले व्यक्ति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। तो मौलिक अधिकार क्या है, इसे क्या कहा जाता है, किस देश के संविधान से लिया गया है, और इसका अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है और उसके अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं जनताओं के लिए दी गई है। तो आपको इसको ट्रिक्स बताए थे कि मौलिक अधिकार को याद रखना है, तो उसका ट्रिक्स क्या था? बोलिए। समस्त शोध सांस्कृतिक उपचार के लिए किए जाते हैं। फिर से बोलिए। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं, यही बताया गया था। ये ट्रिक्स आपका याद रहेगा तो पूरा का पूरा आपका मौलिक अधिकार याद हो जाएगा, जिसका कल कुछ आपका आउटलाइन बताए थे। तो आइए उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। तो और इसमें एक बात बता दे रहे, जैसा कि बताया गया था कि जिस समय हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय मौलिक अधिकार की संख्या कुल कितनी बताई गई थी? 7 बताई गई थी। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को। और इस संपत्ति के अधिकार को किस भाग में स्थान दिया गया है? भाग कौन सा भाग में? 12 में। कितने अनुच्छेद में? 300 का खंड ए में दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छे। आगे देखिए। अब देखिए, मौलिक अधिकार जो हमने पढ़ाई किए थे, ये उम्मीद है कि आपको सारा अनुच्छेद याद हो गया होगा, कितना से कितना अनुच्छेद तक कौन से अधिकार दिया गया है। तो इस अनुच्छेद को डेली घर में रिवीजन कीजिए। पर डे इतनी बार नहीं है, अभी वीडियो हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, कि आपका जो पॉलिटी पूरी तरह स्ट्रांग हो जाए तब फिर वहां से वीडियो सब हटा देंगे। लेकिन अभी जब तक अवेलेबल है, पूरा एकदम पढ़िए कि आपका मन में एक भी डाउट, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर जो पूछेगा कि मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में कितना से कितना अनुच्छेद तक किया गया है?
12 से 35 तक किया गया है। तो उस 12 से 35 के क्रम में 12 और 13 का भी नहीं यहां पर वर्णन है। वहां हम लोग का जो चालू होगा 14 से, लेकिन आपको 12 अनुच्छेद भी बताएंगे कि अनुच्छेद 12 के तहत क्या बताया गया है, अनुच्छेद 13 के तहत क्या बताया गया है। और समानता या समता का अधिकार जो चालू होता है अनुच्छेद 14 से 18, वहां से फिर हम लोग क्रमवत पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षाएं में एक बार रिमाइंड कर लीजिए इसका ट्रिक्स जो बताए थे। क्या समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो बोलेंगे सर ये तो पूरा बोल दिए गए, इसका कोड भी देखिए हमने लिख दिया था बगल। समस्त मतलब पहला वर्ड आएगा सम। सम मतलब होता है समता या समानता का अधिकार। सम का मतलब क्या होता है, समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद कितना से कितना, 14 से 18, कितना से कितना, 18 सम। उसके बाद होता है शस्त्र का मतलब होता है क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद कितना से कितना तक, 19 से 22 में किसका वर्णन किया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला जो कोड आता है सो का मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। सो का मतलब क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद कितना से कितना तक है आपका, 22 से 24। तो बोला 23 से 24, 23 से 24 वर्णन किया गया है। तो बोला जाएगा अनुच्छेद 23 से 24 में क्या वर्णन किया गया है, के विरुद्ध अधिकार। आपको अगर कोई शोषण कर रहा तो उसके खिलाफ भी आप अपना अधिकार की मांग कर सकते हैं, सभी चलेगा एक्सप्लेन। फिर धा का कोड क्या बनाया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद कितना से कितना तक, 25 से 28 तक बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद संस्कृति तो पूरा लिखे हैं। संस्कृति मतलब सांस्कृतिक और शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारा किस अनुच्छेद में बताया गया है, 29 से 30। तो 29 से 30 में किसका वर्णन है, और शिक्षा का अधिकार। मतलब हमारे देश के हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार है, आप किसी को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। ठीक, अगला जो है आपका उपचार। तो उपचार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, 32। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अनुच्छेद 32 में क्या वर्णित किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अगर हमें ऐसा मौलिक अधिकार को संविधान के द्वारा संशोधित किया जा सके तो उसका भी उपचार बताया गया है। यहां तक समझ में आ गई बात। अब हम लोग सारे अधिकार को एक एक करके एकदम आराम से पढ़ेंगे। तो देखिए पहला आएगा अनुच्छेद 12। तो देखिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया। अब समझिए यहां राज्य का मतलब कोई स्टेट नहीं है। स्टेट करने का मतलब राज्य सरकार ने लिखे, राज्य मतलब एक ग्रुप कहने का मतलब ये हुआ अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हमारे जो मूल अधिकार है उस मूल अधिकार को किसकी शक्ति प्रदान की गई है, समझिए। बोला कि अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार के संदर्भ में राज्य मतलब एक स्टेट, एक वर्ड यूज किया गया है, को परिभाषित किया गया है। राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित निकायों को शामिल किया गया है। वो निम्नलिखित निकाय क्या है, देखो राज्य सरकार नहीं मिला गया है। राज्य मतलब एक ग्रुप, एक कम्युनिटी, इसके बारे में बताया गया। क्या पहला बोला गया है अनुच्छेद 12 में बताया गया है किसका वर्णन, भारत सरकार और संसद। ये दो वर्ड यूज किए गए हैं। भारत सरकार और संसद का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर चाहेगा, अगर संसद द्वारा कोई भी कानून में संशोधन किया जा सकता है। आपको बताए थे अगर कोई व्यक्ति या कोई संविधान का दुरुपयोग किया जाता है तो मौलिक अधिकार संसद द्वारा उसे छीना भी जा सकता है। तो इसका जो बताया गया है इसमें वर्णन जो किया गया, इसीलिए भारत सरकार और संसद शब्द का। दूसरा बोला गया है प्रत्येक राज्य सरकार और विधिमंडल का, मतलब राज्य सरकार के पास भी मौलिक अधिकार में कुछ सुधार करने का राइट है और कुछ नियम बनाने का अधिकारी है। बोलेंगे सर कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर बोलेंगे सर हमें आजादी है, स्वतंत्रता का अधिकार है, हम कहीं भी अपने राज्य में किसी से बोलचाल कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप अगर बाबू गांव यहाँ पर चौक पर खड़ा होकर, जो कल एग्जाम्पल दिए थे कि किसी को जाए तो दो झापड़ मार दे, मारपीट कर दे, ऐसा नहीं कि आपको आजादी दिया तो किसी को मारपीट कर ले। तो उसका क्या होगा, राज्य सरकार को पुलिस रखा गया है, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, केंद्र सरकार तो नहीं करने आएगा।
कि वहां से सीआरपीएफ का जवान भेजेगा, अरे बाबूगांचो में मारपीट हुआ सीआरपीएफ भेजो, नहीं, पहले छोटा सा पुलिस को भेजेगा, हवलदार को, कि सुलटा लो मामला, यही नहीं करेगा। तो इसीलिए जो बोला गया है अनुच्छेद 12 में स्टेट शब्द का जो यूज किया गया है कि राज्य सरकार के पास भी कुछ नियम बनाने का राइट दिया गया कि आप कंट्रोल कीजिए। दूसरा एग्जांपल का तौर पर देखो, अभी गर्मी के बहुत समस्या है, ठीक, अभी क्या हुआ, 2 फेज होता है गांव में, क्या 440 वोल्टेज लगा देता है ना, एक हुक लगाया है, वोल्टेज कम है, वो टालो, दूसरा में हुक लगा लो। अब जब हुक निकाल लेगा तो क्या आपका बिजली विभाग आएगा वहां से करने, बिजली विभाग का आएगा कि कंपनी आएगा, एनटीपीसी डीवीसी आएगा आपका हुक देखने के लिए, नहीं, उसके लिए क्या बनाया, बोर्ड बनाया गया है, जो क्रमिक नियुक्त किया गया वो क्रमिक नियुक्त किया जाएगा। तो इसीलिए बोर्ड भी जितने भी होते हैं, बोर्ड, छोटी छोटी संस्थाएं को भी स्टेट के अंदर में जगह दी गई है। समझ में आई बात। अब एग्जाम्पल का तौर पर अभी देखो, रोड हम लोग बनाते हैं, एक तरफ रोड बनाते हैं, दूसरी तरफ रोड कोड़ते जाता है, तो आप बोलिएगा मेरे द्वारी पर से काहे कोड़ रहे हैं, बोलिए कभी, इतना बढ़िया से हम पीसीसी ढलाई किए थे और मैं दुआरी पे कोड़ दिए, उसका अधिकार है, क्यों, क्योंकि वह सार्वजनिक पाइपलाइन जा रहा है, क्या, वो सुविधाएं पहुंचाने के लिए जनता का, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, काहे कोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं कोड़ देंगे, तो नहीं कोड़ देंगे तो फिर प्रशासन को बुलाएगा, कि पाइप कोड़ने वाला कंपनी को बुलाएगा, नहीं बुलाएगा। तो इसीलिए छोटे छोटे जो कुछ अधिकार जो दिए गए हैं वो राज्य सरकार को भी निहित किया गया है। इसीलिए इसका वर्णन जो होता है हमारे अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि अनुच्छेद 12 के तहत एक स्टेट शब्द इसलिए यूज किया गया है कि मौलिक अधिकार को कुछ कठोरता पूर्वक यूज भी किया जा सके। अगर वहां केंद्र उसके मरने, आप गांव में रहते हैं तो देखो छोटे छोटे नियम का, छोटा छोटा मामला झगड़ा उगड़ा होता है किसी से, तो क्या आप अदालत तो नहीं जाते हैं, क्या ग्राम पंचायत में मुखिया सरपंच से सुलझाते हैं। तो मुखिया सरपंच भी एक छोटा निकाय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 में किया गया है। कौन सा सही माई बात। तो इसीलिए अनुच्छेद 12 के तहत एक स्टेट शब्द का यूज कर दिया गया है। इस स्टेट शब्द के अंदर जितने भी छोटे बड़े, जैसे संसद हो जाएगा, संसद, भारत सरकार, केंद्र सरकार हो जाएगा, छोटे छोटे निकाय जो प्रशासनिक विभाग है, बोर्ड है, ये सभी को रखा गया है कि आप छोटे छोटे मामले को भी आवश्यकता पड़े तो उसको निपटारा कर सके, और जब उससे निर्णय नहीं होगा तब केंद्र सरकार फाइनल डिसीजन करेगा। ठीक है, तो इसीलिए सबको स्थान दिया गया है हमारे संविधान में। तो स्टेट का मतलब समझ में आया। स्टेट का मतलब केवल राज्य सरकार नहीं, राज्य, स्टेट का मतलब वो छोटे छोटे यूनिट और कम्युनिटी जिसको अधिकार है संविधान की कठोरता से पालन कराने का और अपने अधिकार की रक्षा का। अधिकार की रक्षा करने का मतलब क्या हुआ, अब बिजली विभाग, उसको भी तो अब वो बिजनेस करना है, उसको भी तो अधिकार है कि कोई इसको पैसा नहीं देगा और बिजली यूज कीजिएगा, ऐसा नहीं, अगर आप बिजली यूज नहीं कीजिएगा तो आपका टोका काट लेगा। तो बोले कहा है मेरा अधिकार है, बिजली नहीं दीजिएगा, हम गांव में रहते हैं आपका, तो रहते तो ठीक है, उसका पहले दीजिए, आप बिल दीजिए, तो बिल जमा नहीं कीजिएगा तो कनेक्शन काट देगा। सही में आई बात। तो वो अधिकार और राइट्स प्रदान किया गया है। तो वो सारे चीज का वर्णन किसमें वर्णन किया गया, अनुच्छेद 12 लास्ट लाइन में वही लिखा हुआ देखिए, बोला गया है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्थानीय और अन्य पदाधिकारी, स्थानीय पदाधिकारी मतलब जो लोकल बॉडीज होते हैं, म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अन्य प्राधिकारी, बीडीओ, सीओ, ये सब कंट्रोल करता है ना छोटी छोटी बातें को, तो ये सभी को भी संवैधानिक अधिकार को पालन कराने का राइट दिया गया है। तो ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, 12 में। समझ में आई बात। तो ये मौलिक अधिकार को चाहे तो ये अपने अनुसार इस प्रकार पालन कराएंगे जिससे कि उसके मौलिक अधिकार का हनन ना हो, नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसी का वर्णन जो आगे मिलेगा अनुच्छेद 13 में बताया गया है। क्या बताया गया समझिए, अनुच्छेद 12 ही था ना। अब देखिए अनुच्छेद 12 में कुछ और पॉइंट दिया हुआ है। क्या बताया गया था, और आगे का पॉइंट बोला गया, उच्चतम न्यायालय के अनुसार ऐसी निजी इकाइयां, निजी इकाई में मतलब बिजली बोर्ड आपको बता दिए, ओएनजीसी बताएं, गेल जो पाइपलाइन ले जाता है सब तो निजी कंपनी आपका है, एनटीपीसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट है। तो इस तरह जो निजी कंपनी जो है, तो बोला निजी इकाई अथवा एजेंसी को भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। राज्य की परिभाषा मतलब जो स्टेट बोले
तो अगर बोलेगा स्टेट जो होता है किसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। स्टेट का मतलब कोई राज्य सरकार नहीं, वो यूनिटी और इकाइयां जो संविधान में के जो मौलिक अधिकार को अपनी रक्षा के लिए उसको पालन करवा सकता है, लेकिन इतना इस तरह से पालन करवाए कि उसकी जनता के मौलिक अधिकार का हनन ना हो, उसको नुकसान ना पहुंचाए। समझ में आई बात? तो ये बात का वर्णन किया गया है। आगे बोला गया है कि मूल अधिकार, हमारा जो मूल अधिकार है उसको भी हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। अगर मौलिक अधिकार पूछे एग्जामिनर या मूल अधिकार पूछे, दोनों एक ही बात है। तो वही बोला गया मूल अधिकार इसलिए मौलिक अधिकार कहते हैं क्योंकि इसे हनन की दशा में सीधे आप उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सपोज करिए कि गांव में आपसे किसी का झगड़ा हो गया, पूरा बीहड़ झगड़ा हो गया, कम्युनिटी में झगड़ा हो गया, तो वह सब अपने अपने अधिकार की बात हो रही है। तो अगर उसकी लोकल बॉडीज या लोकल जिला न्यायालय में फैसला नहीं आएगा तो कहां जाएगा? उच्च न्यायालय जाएगा। उच्च न्यायालय में नहीं हुआ तो कहां जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। तो इसीलिए हमारा मूल अधिकार को मौलिक अधिकार इसलिए कहा गया है कि अगर आपके अधिकार का कोई फैसला ना हो, अगर रक्षा ना हो, तो आप अपने अधिकार की रक्षा के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, जिसका वर्णन जो किया गया है उच्च न्यायालय में कितना अनुच्छेद के तहत बताए थे? 226 के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय में कितना अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत आप अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जा सकते हैं। तो आप अपने मौलिक अधिकार के बीच में बहस जो कर सकते हैं वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और आपको कल बताए भी थे कि मौलिक अधिकार को आपदा के समय, अगर आपातकालीन स्थिति के समय राष्ट्रपति को अधिकार है केवल 2 अधिकार छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार पर अस्थायी रूप से रोक लगा देना। कुछ पल के लिए रोक लगा सकते हैं, एक जीवन का, एक स्वतंत्रता का अधिकार को छोड़ करके। समझ में आई बात? ये आपको पहले बताए थे। आगे देखिए, उसके बाद जो होता है अनुच्छेद 13, समझिए ये अनुच्छेद 13 क्या कहा गया है। देखिए बोला गया है मूल अधिकारों के असंगत और उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां। असंगत और अल्पीकरण क्या होता है? अल्पीकरण का मतलब ये होता है कि आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उस मौलिक अधिकार का आप अपना लिए यूज कर सकते हैं, ना कि उस अधिकार को यूज करके किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको मौलिक अधिकार दिया बात करने का, जो एग्जांपल दिए, तीन है कि रोड में चले किसी को गरिया दे, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आपका अधिकार बात करने, ये दूसरे को नुकसान नहीं कर सकते हैं। कि अगर आप ऐसा किए तो आपको समझ लीजिए, तो इसके अनुसार मतलब अल्पीकरण मतलब आपके अधिकार को छीना जा सकता है, आपके मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है, अल्पीकरण। और असंगत मतलब इसमें यह प्रावधान बताया गया है कि आप अगर अपने मौलिक अधिकार को नहीं करेंगे तो उसे प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई करके रोका जा सकता है। तो यही इसका मतलब होता है असंगति और अल्पीकरण का। उसी को डिटेल में देखो क्या लिखा गया है। जैसे और भी बोला गया, संविधान के लागू होने के पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किसी संवैधानिक विधि और मूल अधिकार के माध्यम से टकराव उत्पन्न हो तो मूल अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा ध्यान से। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये हम लोग जानते हैं हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ था उस अनुच्छेद टोटल कितना बताया गया है इसमें? 300। समझिएगा, इसी का पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जिस समय हमारे संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद लिया गया था। तो ये 395 अनुच्छेद में से 250 ऐसे अनुच्छेद थे जो हमारे क्या भारत शासन अधिनियम के तहत लिया गया था आपका। तो मतलब हमारे देश में संविधान लागू होने से पहले भी नियम कानून बनाए गए थे। नियम कानून बनाया गया था अनुच्छेद के तहत, लगभग 250 अनुच्छेद है। और हमारे संविधान लागू होने के बाद भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं।
संविधान लागू होने का पहले का मतलब यह है कि लगभग जो हम लोग बोले हमारे संविधान में 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमारे भारत शासन अधिनियम के तहत लिए गए थे। तो बाकी जो अनुच्छेद हैं वो हमारा देश जब आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके बाद लागू हुआ। तो इसका मतलब हमारे देश में देश की आजादी से पहले भी कुछ नियम बना हुआ था, ये तो बात मानना पड़ेगा क्योंकि वही हमारे अनुच्छेद से लिया गया। तो इसके तहत बात बताई गई है, इसके तहत यह बात बताई गई है कि हमारा जिस समय संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने से पहले जो नियम चल रहे थे वो नियम आपके लागू रहेंगे, बशर्ते इस नियम का प्रयोग आप नहीं कर इस प्रकार नहीं कीजिएगा जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए। तो उस स्थिति में अगर जो पहले जो नियम बना हुआ है, ठीक, उस पहले वाले नियम से अगर किसी को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो उसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो वही बात यहां पर बोला गया है जो लिखा गया संविधान के लागू होने से पहले, लागू होने से पहले मतलब 1950 से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किसी संवैधानिक विधि, मतलब देश आजाद होने से या संविधान लागू होने से पहले जो नियम चल रहे थे वो नियम चलते रहेंगे, बशर्ते उस नियम का दुरुपयोग ना हो। वही बोला गया है संवैधानिक विधि और मूल अधिकार के माध्यम से यदि टकराव उत्पन्न हो जाए, अगर ये पहले के नियम थे, अगर वो नियम अब मूल अधिकार का हनन, नुकसान पहुंचाएगा, तो जो मूल अधिकार है इस मूल अधिकार में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल इसमें संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकार वही के वही रहेंगे। सपोज दैट आपका जैसे हमारा जो सपोज दैट देश आजाद होने से पहले जैसे यूपीएससी का एग्जाम का प्रोसेस किया गया था, व्यवस्था तो ब्रिटिश टाइम में की गई थी। अगर सपोज दैट वो एग्जाम की प्रक्रिया अभी हमारे मौलिक अधिकार को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, जैसे सपोज दैट यूपीएससी भारत के किसी भी राज्य में आप रहने वाले हैं, किसी भी क्षेत्र प्रदेश में रहने वाले हैं, किसी भी भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं, तो हमारे मौलिक अधिकार का रक्षा भी कर रहा है। लेकिन अगर सपोज करो इस यूपीएससी के माध्यम अगर बना दे कि नहीं, जो केवल सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ है और इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है वही यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है, तो हमारा मौलिक अधिकार का नुकसान होगा, क्योंकि हमारे जो संविधान में तो ये पहले बना हुआ था आर्टिकल में, तो नुकसान होगा। तो वो संसद को अधिकार है कि उसमें संशोधन किया जा सके कि नहीं, ये आज का अधिकार मतलब मौलिक अधिकार की रक्षा है, इसमें संशोधित किया जाए कि नहीं, केवल जो इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे वो नहीं, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं जो भी योग्यता रखते हैं उन सभी को एग्जाम देने का अधिकार है। तो देखो इसमें अभी हमारा कोई चेंज नहीं हुआ, इसीलिए हमारा मौलिक अधिकार चल रहा है। अगर मान लो अगर ये सिस्टम कोई अगर यूपीएससी ऐसा नियम ला देती है तो मतलब क्या, हमारा संसद तुरंत एक संसद में पास करेगा, नियम पास करेगा कि नहीं सब जाति वर्ग धर्म सभी को परीक्षा है, जितने भी योग्यता रखने वाले व्यक्ति हैं चाहे जिस भाषा में पढ़ाई किए हो वो सब यूपीएससी के एग्जाम में बैठ सकता है। तो वही यहां वर्णन किया गया अनुच्छेद 13 में। मतलब अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई संस्था आप इस तरह का नियम बनाएगा कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा, माने हमारे देश आजाद होने से पहले और अभी चेंज करना चाहेगा, तो उसको ये सुरक्षा प्रदान करेगा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत वही बोला गया है कि मौलिक अधिकार वही रहेंगे, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उपचार का अधिकार, जितने अधिकार हैं वो अधिकार को कोई सरकार या संसद बदल नहीं सकती है, केवल क्या कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। अभी सपोज करो लिखा हुआ है ना क्या, फ्री एजुकेशन, 14 साल के जितने बच्चे हैं उसको सरकार द्वारा फ्री एजुकेशन देना है, शिक्षा का अधिकार आपको दिया गया है। तो अगर सरकार बोल दे नहीं हटा दे तुरंत, नहीं अब 14 साल का बच्चा किसी को फ्री एजुकेशन नहीं मिलेगा, सबको पढ़ना है, सब पैसा देके पढ़ना पड़ेगा, तो तुरंत क्या आएगा, ये आपका अधिकार का क्या होगा, हनन होगा, तो तुरंत उसका क्या होगा, संशोधन किया जाएगा। तो सोचो हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी दूरदर्शिता सोच के रखी थी कि अगर भविष्य में हमारे संविधान इतना स्ट्रांग बना दिया गया है, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इस संविधान का मेन पार्ट इसीलिए बोला जाता है कि ये अगर ये हमारे सोच लो मौलिक अधिकार नहीं होते तो आज का जिस तरह पॉलिटिशियन चल रहा था इसको पूरा डिस्टर्ब हो जाता ना हमारा सिस्टम।
जो चाहता वो बदल कर सकता, लेकिन हमारे संविधान में ये मेंशन कर दिया कि आप हमारे जो मौलिक अधिकार है उसको बदल नहीं सकते हैं, केवल संशोधन कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आया? तो ये जो पूरा स्टेटमेंट दिया गया था, अब आपको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वही जो पूरा स्टेटमेंट लिखा गया था कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत बताया गया है, संविधान लागू होने के पहले मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले बोला गया, भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किसी संवैधानिक विधि या नियम या मूल अधिकार के मध्य में यदि कोई टकराव उत्पन्न होता है, यदि कोई विवाद होता है, तो मूल अधिकार की प्राथमिकता दी जाएगी। मूल अधिकार मतलब जो आपको मूल अधिकार दिया गया वही प्राथमिकता दी जाएगी, और आपको बोला गया है वह विधि जिस मात्रा तक मूल अधिकारियों का विरोध होगा उसी मात्रा तक उसे शून्य हो जाएगा। मतलब आपको जो विवाद है उसी को निपटारा किया जाएगा, ना कि आपके जो मूल अधिकार है उसको हटाया जाएगा, बदला जाएगा नहीं, केवल संशोधन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? संशोधन किया जाएगा। तो मतलब हमारे संविधान में जो वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है, केवल संशोधित किया जा सकता है, ना इसे हटाया जा सकता है। लॉजिक समझ में आया अनुच्छेद 13 का मतलब? इसीलिए अनुच्छेद 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब एक ऐसा अधिकार का बाउंड है कि आप चाह कर भी इसे तोड़ नहीं सकते हैं। जैसा कि आपको 3 तरह का अधिकार दिया गया है, इसके बारे में बताया कि अस्थायी रूप से अगर मूल अधिकार को रोकना चाहे तो केवल राष्ट्रपति रोक सकता है। अगर मूल अधिकार में किसी प्रकार का संशोधन करना है, बदलाव करना है, तो संसद द्वारा करना है। अगर आपको मूल अधिकार को अपने हक की लड़ाई वाद विवाद करके अपने अधिकार की मांग करना है तो उसका भी व्यवस्था किया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये सारी व्यवस्था अपने मूल अधिकार के बारे में बताई गई है। तो अनुच्छेद 12 है, समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 13 समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं। आगे देखो, जैसे अगला जो बोला गया था, अब अनुच्छेद 13, अनुच्छेद जो बताया गया 14 से 18, जो समता और समानता। देखिए ये दो नाम से ही समता समझ में आता है, समानता मतलब सबको समान अधिकार। ऐसा नहीं है कि आप समानता को आप, इसी का मतलब वही बोला गया अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है कि इसका अर्थ यह है कि राज्य जो होता है सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाए और उसको एक समान लागू करे। ये राज्य सरकार का मतलब ये नहीं है, सपोज दैट जैसे हम लोग अभी झारखंड राज्य में बिलोंग करते हैं, झारखंड राज्य में अभी थोड़े दिन बगावत बहुत सारा हुई थी। क्या हुआ था कि नहीं, जो अभी बताएं, सपोज करो जो जो आपका झारखंड बोर्ड से 10 पास किया है, 12 पास किया है, वही झारखंड सरकार में नौकरी कर सकता है, और जो ये दोनों बोर्ड से पास नहीं किया गया है उसको झारखंड सरकार में नौकरी नहीं मिलेगा। ये कर दिया था राज्य सरकार। तो राज्य सरकार ऐसा नहीं, क्योंकि आपका ये हमारे मौलिक अधिकार है कि हम किसी भी राज्य में कहीं भी जाकर के नौकरी कर सकते हैं। तो जब आप नौकरी कर सकते हैं तो यह राज्य सरकार कठोर नियम नहीं लगा सकता है। अभी कुछ दिन पहले चर्चा में थी कि झारखंड सरकार ने अनाउंसमेंट किया जो 10 और 12 झारखंड से पास करेगा वही नौकरी। तो झारखंड में रहने वाला बच्चा भी सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड से करता है, तो कहां जाएगा अपना राज्य छोड़ करके नौकरी? बोले नहीं, हम यहीं पर झारखंड दरोगा बनेंगे, कांस्टेबल बनेंगे, सचिवालय का परीक्षा देंगे, जीपीएससी निकालेंगे। तो कैसे देगा परीक्षा? वो तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका देखेगा अच्छा ये सीबीएसई बोर्ड है, रिजेक्ट। तो आधा ज्यादा बच्चा रिजेक्ट, तो क्या करेगा? तब फिर झारखंड बोर्ड का पढ़ाई करेगा? नहीं। इसीलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में बताया गया है, ये बताया गया है कि इसके अंतर्गत राज्य सरकार का यह नियम है कि राज्य के अंदर में जितने भी लोग रहते हैं सबको समान अधिकार नहीं है, उसको किसी भी तरह का उसके मौलिक अधिकार का आप हनन नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह की बात आएगी तो वो अपनी रक्षा के लिए कहां जा सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि नहीं, हम झारखंड राज्य के रहने वाले हैं, हम जैक बोर्ड से नहीं पढ़े तो क्या हुआ, हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे, हम एग्जाम देने के लिए योग्य है। सही बात। तो ये अनुच्छेद किसे मेंशन किया गया है? 14 में। तो अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? इसके राज्य के सभी व्यक्तियों को, राज्य के सभी व्यक्तियों को एक समान कानून बनाएगा और उस पर एक समान लागू करेगा। ये नहीं कि राज्य का अलग अलग क्षेत्र, हजारीबाग वाला बच्चा चलो ये ज्यादा पढ़ता है इसका कटअप ज्यादा भेज देंगे, ऐसा नहीं। हजारीबाग, अच्छा जिला हजारीबाग, यहाँ का बच्चा का 80% आएगा तभी लेंगे।
अच्छा कौन सा, गुलमा, लोहरदगा, यहाँ का बच्चा लोग कम पढ़ता है, मैं 40% पर सिलेक्शन हो जाए। लेकिन इसमें एक अपवाद किया गया है, इसमें कुछ बातें आगे बताएंगे, इसमें कुछ संशोधन किया गया है कि राज्य सरकार ने कुछ लिबरलिटी दिया गया है। लिबरलाइजेशन कहने का मतलब ये हुआ कि देखो झारखंड राज्य में कुछ नक्सल प्रभावित जिला भी है, ठीक है, तो नक्सल प्रभावित जीवा को कुछ प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इस तरह की प्राथमिकता नहीं। कहने का मतलब वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, वहां एकदम भय के साया में जिया करते हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ कट ऑफ मार्क्स कम बनाया गया है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अलग थोड़ी सी लिबरल किया गया है कि कुछ परसेंट कम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं किसी का 60 और 10%, ऐसा नहीं। सही में बात। तो कहने का मतलब मेन जो उद्देश्य है, अनुच्छेद 14 समझ में आ गया। अनुच्छेद 14 के अंदर में क्या होता है, विधि, विधि मतलब नियम, नियम के समक्ष समानता, ठीक है। तो विधि जो होता है, विधि के समक्ष समानता, ये वर्ड जो सर्वप्रथम यूज किया गया था, एग्जाम में पूछा जाएगा, ये वर्ड हुआ था ब्रिटेन और इंग्लैंड में सर्वप्रथम ये अपनाया गया था। विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार हुआ है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये भी बात याद रखिएगा। कौन सा सही में आई बात। आगे देखो अनुच्छेद 15 क्या कहा गया है, ध्यान से सुनो। अनुच्छेद 15 बोलता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और आपका जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। आप किसी भी व्यक्ति को ना तो उसको धर्म के आधार पर बांट सकते हैं, नस्ल के आधार पर नहीं कर सकते हैं, जाति के आधार पर नहीं बांट सकते हैं, लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मतलब सपोज दैट अलग अलग कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग है, तो इसके आधार पर आप बगावत नहीं कर सकते हैं कि अच्छा ये कास्ट का लोगों की संख्या कम है, इसको पहले ये प्राथमिकता देंगे, इसको बाद में नहीं। सबको समानता दिया गया है, समानता के अधिकार में, चाहे किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हैं, सबको बराबर अधिकार है। नस्ल मतलब वही, जाति मतलब किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, चाहे अपर कास्ट का हो चाहे फॉरवर्ड कास्ट का हो, उसमें सबका समानता है। ऐसी नहीं कि उसको जो फॉरवर्ड वाला को कम लेंगे पर से सीट, जैसे आरक्षण रिजर्वेशन रहता है ना, रिजर्वेशन सबको बांट दिया गया है कैटेगरीज वाइज। क्यों, क्योंकि जो लोअर क्लास है उसको भी उठने का मौका दिए जाए, ऐसा नहीं कि हो कि केवल अपर कास्ट ही बने लोअर कास्ट ही बने, तो उसमें भी समानता इसलिए दिया गया है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा कि सर अपर कास्ट वाला का कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाता है और लोअर कास्ट वाले का कट ऑफ बहुत कम जाता है, तो बोलेंगे तो यहाँ कहाँ समानता है, सिमिलरिटी होना चाहिए। लेकिन इसको इस भाव से देखा जाने से सिमिलरिटी कहने का मतलब जैसे बताएं कि जो लोअर लोग हैं, जैसे बहुत सारे छोटे कास्ट के लोग हैं जो शुरू से शोषित होते आए हुए, अत्याचार होते आए हैं, तो उन लोगों का भी डेवलपमेंट हो, इस पर्पज से उसमें कुछ राहत दी गई है कि वो आगे बढ़ सके। क्योंकि फॉरवर्ड जैसे अपर कास्ट वाले तो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, तो लोअर वाला भी कब ऊपर उठेगा, जब उसको कुछ छूट देगा, कुछ रियायत देगा। तो ऐसा इसका मतलब नहीं कि असमानता है, असमानता यहां पर इसको नहीं बोल सकते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें भी उठने का मौका मिलना चाहिए। तो इसी वजह से अगर आपका दिमाग में आए कि सर इसमें असमानता होने के बाद भी समानता होना चाहिए, लेकिन यह समानता नहीं है, लेकिन इसमें समानता का इस सेंस पर भाव है कि वो शुरू से वो लोग दबाए कुचले जा रहे थे, अगर उन्हें उठने का मौका नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। ये हमारे संविधान में इसलिए बताया गया है। कौन सा सही में आई बात। ऐ नींद नहीं आना चाहिए, पीछे बैठ के सोफा सेट में सो रहे हो। अगला, स्थान के नाम पर भेदभाव, जो अभी बहुत बड़ा मुद्दा हुआ झारखंड में, है ना। जितना झारखंडी भाई है पहले ओकरा नौकरी मिलना चाहिए, अदर वाला स्टेट को कम मिलना पड़ी, और ये अभी बहुत सारे राज्य में भी चल रहा है। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा नियम नहीं किया गया है। ये जो कुछ हद तक बोला जाता है ना कठोरता से पालन राज्य सरकार के अधीन में है। सेंट्रल के पास कभी लिखा हुआ है कि इस राज्य से रहेगा उसको ज्यादा नौकरी देंगे, नहीं। तो राज्य सरकार को कुछ अधीन दिया गया है कि अगर उस किसी राज्य में अगर उसका विकास उस जाति का या स्थान के लोगों का नहीं हो रहा तो उसकी प्राथमिकता देनी चाहिए। तो लेकिन हमारे मूल संविधान में यह बताया भी गया है कि किसी भी व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हम लोगों की जिस देश में रहते हैं, हमारा देश एक भारत क्या राज्यों का संघ है, ये हमारे अनुभाग 1 में बता दिया गया है। तो जब हमारे देश जो राज्यों का एक संघ है तो हम उसमें भेदभाव कैसे कर सकते हैं। तो मूल उद्देश्य जो है अनुच्छेद 15 में क्या वर्णन किया गया है, बोलिए। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 14 में क्या आ जाता है? विधि की समानता की समानता, मतलब सबको समान नियम कानून लागू हो सकता है, किसी के लिए अलग अलग नहीं जा सकता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इसको पढ़ दे रहे जो लिखा हुआ है। बोला गया राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब हम लोग सपोज करो बोलेंगे कि कहाँ हजारीबाग, कोई रामगढ़ से आया बच्चा, कोई चतरा से आया, कोई रांची से भी बहुत पढ़ने आया, कोई इधर बिशुनगढ़ से पढ़ने आया, तो ऐसा बोल देगा हजारीबाग वाला कि नहीं, हजारीबाग का बच्चा पढ़ेगा, बाहर का बच्चा पढ़ता है नौकरी लेके चल जाता है, तब बगावत आ जाएगा ना। लेकिन हमारे संविधान में अगर कोई बोलता है तो बोलना देखो अनुच्छेद 15 में मेरा मेंशन है, आप लड़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा ये फलनवा जगह से बच्चा आया नहीं रह देंगे हजारीबाग में, कोई नहीं बोल सकता ये, क्योंकि आपके संविधान में वर्णित है कि आप कहीं का भी रहे, कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार या आधार पर, स्थान आधार पर, जन्म आधार पर, जाति आधार पर, नस्ल आधार पर आपको नहीं बांट सकती है। ये हमारे अनुच्छेद 15 में बताया गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आगे देखो अनुच्छेद 16। देखो अनुच्छेद 16 में को क्या, लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब होता है नौकरी, देखना फॉर्म में लिखा रहेगा नौकरी के आधार पर। नियोजन नीति है ना, नियोजन नीति मतलब ये किस तरह नौकरी देना है, पेशा देना है, उसके बारे में वर्णित किया गया है। तो बोला गया राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब सपोज दैट अभी झारखंड सरकार निकाल दे झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, तो ऐसा थोड़ा ना कि पर्टिकुलर व्यक्ति फॉर्म भरेगा, सबको फॉर्म भरने का अधिकार है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार नहीं है। वही बोला गया है कि राज्य सरकार के अंदर जितनी भी नौकरियां निकलेगी उस नौकरियां के ऊपर सबका अधिकार है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। समझ में आई बात? तो इसीलिए बोला गया है लोक नियोजन के विषय की अवसर की समानता, मतलब जो जिस राज्य में रहता है वहां के प्रत्येक नागरिक को उस राज्य में सबको समान अधिकार है, चाहे वो किसी कास्ट से बिलोंग करता है। ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं लोअर कास्ट वाला है उसी को ही फॉर्म भरना है, अपर कास्ट वाला के पास बहुत पैसा वो नहीं फॉर्म भरेगा। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। कभी हुआ फॉर्म में? नहीं। जो भी गवर्नमेंट का फॉर्म निकलेगा राज्य सरकार का, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी योग्यता निर्धारित की गई है, वो अगर योग्यता है तो सारे फॉर्म भरने के लिए आप योग्य हैं, उस पर किसी को हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 16 में यही वर्णन किया गया है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जितने भी राज्य सरकार के अंतर्गत नौकरी बहाली निकाली जाएगी उस राज्य के नागरिकों को समस्त अधिकार है, ना कि उसे आप किसके क्या बोलते हैं कास्ट के आधार पर विभाजित कर सकते हैं या जाति के आधार पर आप उसे विखंडित कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई? तो अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है बोलो? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। नियोजन मतलब होता है नौकरी पेशा। समझ में आई बात? अगला देखिए अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत। छुआछूत होता है ना, अभी भी देखने जाओगे, अभी भी बहुत सारे पुराने लोग रहते हैं जीवित, आ जाएगा अब बगले रहो हमरा थोड़ा जाने दो, है ना, कुआं से पानी लेगा, पानी हमरा भर के जा दो तब जाना दूसरा कोई पानी लेने। अभी भी मिलेगा गांव में, गांव देहात में अभी भी मिलेगा। तो हमारे संविधान में इस चीज को अंत कर दिया गया। क्यों? इसका जो दैन्य स्थिति देख चुके थे संविधान निर्माताओं में महान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो अंबेडकर साहब ने वो चीज को झेल चुके थे, क्योंकि इसकी कहानी बताएंगे तो बहुत लंबी चलेगी। क्योंकि बताया ऐसा माना जाता है कि जिस स्कूल में पढ़ाई करते थे उसको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता। तो सोचो वो एकदम क्लास के बाहर उनको पढ़ना पड़ता था। जिस घड़ा में कुआं में रहता था पानी मटका में, उस मटका का पानी उनको पीने के लिए नहीं दिया जाता था। सोच लीजिए कितनी कठोरता थी। तो बोले नहीं कि बोला जाता नहीं कि तलवार की जो से भी ज्यादा शक्तिशाली क्या होता है? कलम की ताकत होती है। उन्होंने एक ऐसा अनुच्छेद मौलिक अधिकार में जोड़ दिया, अनुच्छेद 17, अगर कोई आदमी इस तरह का कहता है कि छुआछूत भावना है तो आप उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं? आपका मौलिक अधिकार का नुकसान है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं।
क्यों? आपके संविधान में मेंशन किया गया है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत होना चाहिए। अगर ये अंत नहीं होता तब से समझ लीजिए अभी बगावत हो जाता। तो धीरे धीरे मैच्योर होते जा रहे हैं, पब्लिक जान रहे, लेकिन गांव में विलेज एरिया में जहां भी डेवलप नहीं है वहां भी अभी छुआछूत की भावना है। देखते भी होंगे आप लोग, है ना, कि नहीं जी यार इधर जाना, अरे उधर से जा रहा, हमरा इधर से जाना पड़ेगा। नहीं, अरे पानी लेके जा रहे हैं बल्टिया से, वो बाल्टी से हम ना लेके जाएंगे। अभी भी होता है, छुआछूत का आता है ना दिमाग में, बाल्टी ले गया उछाल दिया पानी, कहा है अरे वो ठेक गया था पानी उसमें टच हो गया। अरे अब टच हो गया बाल्टी से तो उसका क्या कनेक्शन है, टच हो गया तो बाल्टी खराब हो गया। नहीं, दिमाग में भरे। अब जिस चापाकल में भरे, अभी छुआछूत की भावना तो जनरली अभी क्या हो रहा, अभी होटल में देखने को मिलेगा, होटल में सांपों ने ऐसे कैसे किया फिर डाल दिया, चाट पाट डाला, फिर आराम से और स्वादिष्ट लग रहा, पूरा आनंद में खा रहा। वहां देखता नहीं, प्लेट ही नहीं बोलता कि प्लेट थोड़ा कम से कम अच्छा से धोइए जो आपको बीमारी का कारण आएगा, लेकिन वहां ने वहां बोले जल्दी दीजिए भूख लगा हुआ है, मारो सिंघाड़ा कचौड़ी जिलेबी पूरा लपेट के चल दिए, है ना। तो ये जो होता है हमारे संविधान में अस्पृश्यता का अंत माने छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? 17। अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन किया गया है? अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है? सामने बोलिए। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे देखो अगला, उपाधि। उपाधि का बहुत जरूरी है और अभी का डेट में तो बहुत जरूरी है। सोचो हमारे संविधान तो कितना इंटेलिजेंट था, बताओ उस समय कोई नेट नहीं था, कोई तो बोले थे ना कि जिस समय हमारे देश का संविधान बन रहा था 60 देशों के संविधान का अध्ययन किए थे। सोचो, एक दो देश नहीं, 60 देश। सोचो कितना, इसको बताए थे ना 2 वर्ष से भी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समथिंग समय लगा था संविधान तैयार में, और 114 दिन तक बहस चला था। सोचो कितना हम लोग का संविधान इतना स्ट्रांग बनाया गया है कि तोड़ने से भी आप इसको किसी तरह से, कितना दूरदर्शिता थी। अभी तो आपके पास मोबाइल है तैयो नहीं पढ़ते हैं, और उसमें ना रहने के बाद भी कितना भविष्य लोग सोच चुका था। मैंने भविष्य नहीं लोग बोले गया था, मैंने क्या क्या हो सकता है, होने वाला है, क्या होने से हमारा देश को नुकसान है, सब वो मेंशन कर दिए थे हमारे अनुच्छेद में। कि जो अगर इसीलिए बोला गया है ना कि अनुच्छेद अगर संविधान पढ़ लोगे तो सारा का सारा प्रॉब्लम का समाधान है। तो वही बोला गया है अनुच्छेद 18 में, उपाधि का अंत। उपाधि कहने का मतलब आप कहीं से अपना मन से उपाधि नहीं ले सकते हैं, माने सम्मान पत्र नहीं ले सकते हैं, नहीं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है। क्या नुकसान है? अभी सपोज कर देख लो, उपाधि मतलब क्या हुआ, दे देंगे पेन, पेन का बहाने से इतना करोड़ रुपए डॉलर दान कर दिए अकाउंट में, बोले कहा ये मेरा देश के लिए काम किया, इतना करोड़ रुपया दे दिए। नहीं ले सकते हैं आप। उपाधि के रूप से केवल 2 चीज को प्राथमिकता दी गई है। देखिए क्या बोला गया है, सेना और विद्या। सेना के जवान के द्वारा जो उपाधि दिया जाएगा, और एजुकेशन में जो डॉक्टरेट का उपाधि होता है, फिलोसफर को उपाधि, यही 2 उपाधि की स्वतंत्रता दी गई है। तो बोला गया सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, और भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की परमिशन या आज्ञा के बिना कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। मतलब अगर सपोज करो, अगर आप विदेश से कोई उपाधि मिल रहा है, उपाधि के समय में बोल देगा ले जाओ 10 करोड़ डॉलर है आपको दे दिए, काहे दिया भाई डॉलर? आपको सरकार को प्रमाणित करना पड़ेगा कि हमने इस देश के लिए काम किए, या हम एनजीओ चला रहे या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, सरकार को स्पष्टीकरण करना पड़ेगा, तभी आप उपाधि लेने का अधिकार है। तो आपका ऊपर लिस्ट आ जाएगा ब्लैक लिस्टेड, काला धन, काला पैसा। कहां से आया इतना? मतलब आप देश का कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप, तभी तो आपको उतना पैसा दे रहा। तो इसीलिए बोला गया है कि सेना को, जवान को और एजुकेशन के प्रति छोड़ करके अगर किसी भी चीज को अगर कोई नागरिक लेता है तो राष्ट्रपति की आज्ञा लेना पड़ेगा। सोचो कि लोकल है, सीधे प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ेगा कि हमको इस देश में सम्मान मिल रहा है, किस कारण से मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है, वो आपको स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आई बात? वही लिखा गया है नीचे में कि भारत सरकार द्वारा केवल भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और सेना द्वारा दिया जाने वाला परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाएंगे। ये सभी जो पुरस्कार जो होते हैं हमारे संविधान में अनुच्छेद किसके तहत दिए जाते हैं?
18 के तहत। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 18 में बताया गया है कि केवल 2 ही सम्मान आपको मिल सकता है, एक सेना द्वारा, एक विद्या द्वारा, एजुकेशन द्वारा। इसके सिवाय आपको अगर कोई भी उपाधि लेना है नागरिक को, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा परमिशन लेना पड़ेगा। तो आज यहीं पर हुआ कि हमने जो पढ़ा, पहला जो टॉपिक था समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, और अनुच्छेद 12 जिसमें स्टेट का वर्णन किया गया था, अनुच्छेद 13 जिसमें आपको बता दिया गया है। तो 12 से लेकर के 18 तक हम लोग आज पढ़ाई किए। तो कुछ उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। इसका नोट्स पीपीटी में चला जाता है, नहीं जाता है यूट्यूब पर अभी अवेलेबल है, उसको समझिए, एकदम दिमाग में एक एक पॉइंट लोड हो जाना चाहिए। तो आज की कक्षाएं यहीं तक, धन्यवाद।